राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है चार बुद्धिमान भाइयों की। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में चार भाई रहते थे। चारों भाई बहुत विद्वान थे। उनकी विद्या के चर्चे आसपास के गांव व नगर शहर में फैले हुए थे। उनकी अकल की तारीफ करते करते लोग उन्हें अकल बहादुर कहने लगे। एक भाई का नाम था 100 बुद्धि और दूजे का नाम था 1000 बुद्धि। तीसरे भाई का नाम था लाख बुद्धि और चौथे भाई का नाम था करोड़ बुद्धि। नाम तो उनके कुछ और थे, लेकिन उनके अक्लमंदी और बुद्धिमानी की वजह से लोगों ने उनको यह नाम दे दिए थे। एक दिन चारों ने आपस में सलाह की कि किसी बड़े राज्य की राजधानी में कमाने चलते हैं। किसी दूसरे नगर की राजधानी में कमाएंगे तो वहां पर हमारी बुद्धि की परीक्षा भी होगी और हमें पता भी चल जाएगा कि हम कितने अक्लमंद हैं। फिर घर बैठना तो निठल्लों का काम होता है। चतुर व्यक्ति तो अपनी चतुराई और अकल से बड़े बड़े शहरों में जाकर धन कमाते हैं। और इस तरह चारों ने आपस में विचार विमर्श करके किसी बड़े शहर में जाने के लिए घोड़े तैयार कर लिए और चल पड़े। काफी रास्ता तय करने के बाद वे चले जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर उनसे पहले गए किसी ऊंट के पैरों के निशान पर पड़ी। चारों घुड़सवार घोड़े से नीचे उतर गए और उन निशानों को देखने लगे। यह जो पैर के निशान है ना, ऊंट के नहीं, ऊँटनी के हैं। 100 बुद्धि ने कहा। बिल्कुल सही कहा, यह ऊँटनी के पैरों के निशान हैं और यह ऊँटनी बाईं आंख से कानी भी है। 1000 बुद्धि ने कहा। इस पर लाख बुद्धि बोला, तुम दोनों सही हो, पर मैं एक बात बताऊं, इस ऊँटनी पर 2 लोग सवार हैं, जिनमें एक मर्द है और दूसरी औरत। करोड़ बुद्धि कहने लगा, तुम तीनों का अंदाजा सही है और यह ऊँटनी पर जो सवार औरत है ना, वह गर्भवती है। अब चारों भाइयों ने ऊँटनी के उन पैरों के निशान व आसपास की जगह का परीक्षण करने के बाद अपने बुद्धि के आधार पर जो अंदाजा लगाया, वह अंदाजा सही है या नहीं, इसको जांचने के लिए आपस में चर्चा करके ऊँट के पैरों के निशान का पीछा करने लगे। चारों घोड़े पर बैठ गए और अपने अपने घोड़ों को एट लगाई और तेज दौड़ाया, जिससे कि वह ऊँट सवार के पास पहुंच जाए, जिसे देखकर उन्हें अपनी बुद्धि का अंदाजा लगाया था। वो तेज दौड़े जा रहे थे और जैसे ही ऊँट सवार के नजदीक आए, ऊँट सवार ने देखा कि 4 घुड़सवार मेरा पीछा कर रहे हैं। यह देखकर वह घबरा गया कि कहीं डाकू या बदमाश तो नहीं, सो उसने भी अपने ऊँट को दौड़ा दिया। ऊँट को दौड़ाते हुए वह एक आगे नगर में प्रवेश कर गया। चारों भाई भी उसके पीछे पीछे ही थे। नगर में जाते ही ऊँट सवार ने एक कोतवाल से शिकायत की कि मेरे पीछे 4 घुड़सवार पड़े हैं, कृपया मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करें। पीछे आते चारों घुड़सवार भाइयों को नगर कोतवाल ने रोक लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दिया कि बताओ, तुम चारों डाकू तो नहीं, कोई लुटेरे तो नहीं। चारों भाइयों ने बताया कि वे नौकरी की तलाश में घर से निकले हैं। यदि इस नगर में कहीं रोजगार मिल जाए तो यही कर लेंगे। कोतवाल ने चारों भाइयों के हाव भाव से उनका व्यक्तित्व देखकर सोचा कि ऐसे व्यक्ति तो हमारे राजा के काम आ सकते हैं। सो यही सोचकर उन चारे भाइयों को राजा के पास ले आया। साथ में उसने उनके बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल ने सब कुछ बता दिया था कि यह किस तरह से ऊँट वाले का पीछा कर रहे थे। राजा ने अपने राज्य के कर्मचारियों की कमी बताकर उनको भर्ती होने के लिए कहा और उनसे ऊँट सवार का पीछा क्यों कर रहे थे यह भी पूछा। तो सबसे पहले जो 100 बुद्धि था वो बोला, महाराज, जैसे हम चारों भाइयों ने उस ऊँट के पैरों के निशान देखे तो अपनी अपनी बुद्धि लगाकर हमने यह अंदाजा लगाया कि यह पैर के निशान ऊँट के नहीं, ऊँटनी के होने चाहिए। ऊँटनी बाईं आंख से कानी होनी चाहिए और ऊँटनी पर 2 लोग सवार होने चाहिए, जिसमें एक मर्द और एक औरत हो, और जो सवार औरत है वह गर्भवती होनी चाहिए। इतना सुनते ही राजा को अब आगे की बात सुनने की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने तुरंत ऊँट सवार को बुलाकर पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है और किसके साथ है। ऊँट सवार कहने लगा, हे अन्नदाता,
मैं तो अपनी गर्भवती घरवाली को लेने अपने ससुराल गया था, सो उसी को लेकर आ रहा था। राजा बोले, तो अच्छा, ये बता कि क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है? ऊँट सवार बोला, हाँ अन्नदाता, मेरी ऊँटनी बाई आंख से कानी है। राजा ने अचंभित होते हुए चारों भाइयों से पूछा कि आपने कैसे अंदाजा लगा लिया, विस्तार से सही बताइए। सौ बुद्धि बोला, महाराज, उस पैरों के निशान के साथ मूत्र भी था। उसकी गंध से मैंने पहचान लिया कि यह ऊँट नर नहीं मादा है। हजार बुद्धि बोला, रास्ते में दाहिने ओर के जो पेड़ पौधे थे, ऊँटनी उन्हें खाती ही जा रही थी और बाई तरफ के पेड़ पौधों की पत्तियों को उसने मुंह तक नहीं मारा, इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया कि जरूर यह बाईं आंख से कानी है। इसलिए उसने बाई तरफ के पेड़ पौधों को देखा ही नहीं, तो खाती कैसे? अब लाख बुद्धि बोला, ये दोनों ऊँट सवार एक जगह पर उतरे थे, अतः उनके पैरों के निशान से पता चला कि ये दो जन हैं, और पैरों के निशान भी बता रहे थे कि उनमें एक नर है और दूसरी स्त्री है। आखिर में करोड़ बुद्धि बोला, औरत के पैरों के जो निशान थे, उनमें से एक पैर का निशान भारी पड़ रहा था, इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया कि हो न हो यह औरत गर्भवती है। राजा ने उनकी अकल की पहचान कर उन्हें अच्छे वेतन पर अपने दरबार में नौकरी देते हुए फिर पूछा, आप लोग में और कुछ भी गुण है और प्रतिभा है? तो सौ बुद्धि बोला कि मैं किसी जगह को चुनकर अगर उस जगह पर बैठ जाऊं तो किसी की हिम्मत नहीं कि वह मुझे उठा दे, कितनी भी कोशिश कर ले पर मैं उठूं ना। यह सुनकर राजा ने हजार बुद्धि से पूछा कि आपके अंदर क्या विशेषता है? हजार बुद्धि बोला, मुझ में भोजन सामग्री को पहचानने की बहुत बड़ी प्रतिभा है। लाख बुद्धि बोला, मुझे बिस्तर की पहचान है। करोड़ बुद्धि बोला, मैं किसी भी रूठे व्यक्ति को चुटकियों में मनाकर ला सकता हूँ। राजा ने मन ही मन एक दिन उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन महल के सभी लोग एक जगह बहुत बड़ी दरी पर बैठे थे और साथ में चारों अकल बहादुर भाई भी थे। राजा ने हुक्म दिया कि इस दरी को उठाकर एक बार झाड़ा जाए। दरी उठने लगी तो सभी लोग दरी पर जो बैठे थे उठकर दूर खड़े हो गए और सौ बुद्धि उसी दरी पर उसी जगह बैठा रहा। वह दरी ऐसी जगह पर थी कि अपने नीचे से दरी खिसका कर बिना उठाए उस दरी को अलग किया जा सकता था। सो उसने दरी का पल्ला अपने नीचे से खिसका दिया और वहीं बैठा रहा। राजा समझ गया कि यह उठने वाला नहीं है। शाम को राजा ने भोजन पर चारों भाइयों को आमंत्रित किया और भोजन के बाद चारों भाइयों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछा। तीन भाइयों ने भोजन के स्वाद, उनकी गुणवत्ता की बहुत सराहना की, पर हजार बुद्धि बोला, क्षमा करें महाराज, खाने में चावल में गाय के मूत्र की बू आ रही है। राजा ने रसोई घर के मुखिया से पूछा, सच सच बताओ, चावल में गोमूत्र की बदबू कैसे आई? रसोई घर का मुखिया कहने लगा, महाराज, जब हम गांव से चावल ला रहे थे तो रास्ते में वर्षा आ गई, सो भीगने से बचने के लिए एक पशु पालक के बाड़े में गाड़ियां खड़ी करवा दी। वहीं पर एक गाय का मूत्र इन चावलों पर गिरा था, पर महाराज मैंने चावलों को बहुत धुलवाया है, पता नहीं फिर भी यह बदबू कैसे रह गई। हजार बुद्धि की भोजन की परीक्षा तो पास कर ली। अब राजा बहुत खुश हुआ। रात्रि में सोते समय चारों भाइयों के लिए गद्दे राजमहल से भिजवा दिए गए, जिन पर चारों भाइयों ने विश्राम किया। अगली सुबह राजा के आते ही लाख बुद्धि ने कहा, बिस्तर में खरगोश की पूंछ का बाल था जो रात भर मेरे शरीर में चुभता रहा और मैं पूरी रात सो नहीं पाया। राजा ने जब यह सुना तो पूरा बिस्तर फड़वाकर उसकी जांच करवाई तो वाकई खरगोश की पूंछ का बाल निकला। अब राजा लाख बुद्धि की प्रतिभा से बड़ा खुश हुआ, पर अभी करोड़ बुद्धि की परीक्षा बाकी थी। सो राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि करोड़ बुद्धि की परीक्षा लेनी है, सो आप रूठ कर शहर के बाहर बगीचे में जाकर बैठ जाइए। करोड़ बुद्धि आपको मनाने आएगा, पर किसी भी सूरत में मानिएगा मत। और रानी रूठ कर बाग में जाकर बैठ गई। राजा ने करोड़ बुद्धि को बुलाकर रानी को मनाकर लाने के लिए कहा। करोड़ बुद्धि सबसे पहले बाजार की तरफ गया, वहां से पढ़ले का सामान खरीद कर लाया। पढ़ले का सामान
यानी शादी में वर पक्ष की तरफ से वधू पक्ष के लिए दिया जाने वाला सामान, दूल्हे को लगाई जाने वाली हल्दी और शादी का अन्य सामान खरीदा और बाग के पास से गुजरा। वहां रानी को देखकर उनसे मिलने गया और रानी की कुशलता पूछने लगा और इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। पर रानी का ध्यान तो शादी के सामान पर था, अतः उन्होंने पूछ ही लिया कि यह शादी का सामान कहाँ ले जा रहे हो। करोड़ बुद्धि ने कहा, आपको नहीं पता रानी? रानी ने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। क्या आपको सच में नहीं पता? राजा दूसरी शादी कर रहे हैं। सही में ऐसा हो रहा है, तभी तो राजा ने आपको महल से दूर इस बगीचे में भिजवा दिया है। इतना सुनकर रानी घबरा गई कि कहीं वास्तव में ऐसा ही ना हो रहा हो, और वह तुरंत अपने रथ तैयार करवाकर करोड़ बुद्धि के आगे आगे महल की ओर चल दी। महल में पहुंचकर रानी लगी राजा से लड़ने कि आपने मुझे धोखा दिया, मेरे जीते जी आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। राजा भी बेचारे अपनी सफाई देने में लगे हुए थे। तभी करोड़ बुद्धि दूर खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहा था। करोड़ बुद्धि ने पास आकर कहा, महाराज, मैंने महारानी को तो मनाकर ले आया, पर जो अब आपके महल में घमासान होगा वह आप देख लेना। राजा भी चारों भाइयों की अक्लमंदी की प्रतिभा से बहुत खुश हुए और चारों भाइयों को बहुत सारा धन देकर अपने राज्य में ही रख लिया। उन चारों भाइयों ने भी वक्त पड़ने पर राजा की बहुत सहायता की। तो दोस्तों, आपको ये चार भाइयों की कहानी कैसी लगी? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।